नाम रिया डाबी है और मैंने 15th रैंक हासिल की है यूपीएससी एग्ज़ाम 2020 में, जिसके रिज़ल्ट्स अभी रिसेंटली आए हैं। और आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने आई हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज़ यूपीएससी एग्ज़ाम में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, इन चीज़ों के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या आप स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे आप भी अच्छा परफॉर्म करिए। और मेंस के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है आप सिलेबस कवर करें, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए आप खुद प्रैक्टिस करें घर पे। आप जितने आंसर्स लिखेंगे आपको उतना समझ आएगा कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पॉसिबल हो पाए आप कोई मॉक पेपर्स भी दे सकते हैं, जो काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं जहां आपके पेपर्स भी चेक करते हैं, तो उससे भी आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी फैमिली में या किसी फ्रेंड से भी वो चेक करवा सकते हैं। आंसर राइटिंग में मुझे लगता है कि आपको पहले एक अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शुरू में इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फिर जो क्वेश्चन है, चाहे जो भी उसमें कुछ हिस्ट्री लिखनी हो, कुछ पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स लिखने हो, आप वो लिख रहे हैं। लास्ट में आप एक कंक्लूजन लिखते हैं। आंसर राइटिंग में अगर आपको वैल्यू एडिशन करनी है तो मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे यही बताया है कि वैल्यू एडिशन के लिए आप हमेशा इंट्रोडक्शन में या बॉडी ऑफ द आंसर में फैक्ट्स दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो इन्वायरमेंट का आंसर हो या जोग्राफी का आंसर हो, आप बता सकते हैं कि इंडिया के पास 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, लेकिन ओनली 4% ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। आप इकोनॉमिक्स में ये बोल सकते हैं कि IMF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है, अगर विमेन फुल्ली पार्टिसिपेट करें हमारी इकोनॉमी में तो GDP 27% से इंक्रीज़ हो सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स मैंने भी अपने आंसर्स में यूज़ करे हैं, जो मुझे लगता है उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। साथ में मुझे लगता है जो रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज़ करी हो या कोई इंटरनेशनल बॉडीज़ हो, जैसे वर्ल्ड बैंक हो, UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, उनके बारे में भी अगर आप मेंशन करें, उसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या रैंक है, उससे भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है किसी टॉपिक के बारे में। और साथ में मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई एक ऐसा आंसर है जिसमें आपको इंडियन पर्सपेक्टिव लिखना है, कोई पॉलिसी है, अगर आप इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स को मेंशन करें या उनकी परफॉर्मेंस को मेंशन करें तो उससे भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्रीकल्चर को कोई आंसर लिख रहे हैं, सो उससे एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स को अगर हम आंसर में मेंशन कर दें, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या सॉइल हेल्थ कार्ड है या एंड सो ऑन, तो अगर आप उसको भी मेंशन करते हैं, उससे भी एग्जामिनर को पता चलता है कि ये जो आंसर लिखा गया है काफ़ी डायमेंशंस को कवर किया गया है, तो उससे भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये था GS और आंसर राइटिंग के लिए। नेक्स्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि पूरे जैसे प्रीलिम्स या मेंस हो, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है। तो मैं करंट अफेयर्स के बारे में बताना ये चाहूँगी कि कुछ लोग पूछते हैं कि हमें क्या सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या करंट अफेयर की मैगजीन्स भी पढ़नी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि न्यूज़पेपर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो मैंने जैसे करा है, तो मैंने द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर्स ही मैं रोज़ पढ़ती थी और ख़ुद को अपडेटेड रखती थी। और द इंडियन एक्सप्रेस में रोज़ एक एक्सप्लेन्ड पेज आता है उसमें, और उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली द हिंदू में संडे को एक FAQ वाला पेज आता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। साथ में लेकिन मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी रेफ़र करी हैं, जैसे विजन आइज़ की मैगज़ीन मुझे अच्छी लगती थी, उसमें काफ़ी चीज़ें कवर्ड रहती थी जो मे बी न्यूज़पेपर्स में नहीं आता है, तो वो भी मैंने साथ में रेफ़र करा है। करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई न्यूज़ इम्पॉर्टेंट लग रही है तो आप उसको कट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से स्टेपल कर सकते हैं, फाइल में रख सकते हैं, या आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरी एग्जामिनेशन में ये है, वो है रिविज़न, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, आप जितनी चीज़ें पढ़ते जाओगे आप उनको भूल भी सकते हो, तो आप जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतना आपको माइंड में वो रहता जाएगा और आपको एग्जामिनेशन में वो हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है रिविज़न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी
कि ऐसा मत करिए कि आप बहुत सारे सोर्सेज रेफ़र कर रहे हैं कि मैं ये बुक भी पढ़ लेती हूँ, ये बुक भी पढ़ लेता हूँ, और ये चीज़ें उसने मुझे बताई ये भी हम पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपना जो सोर्सेज हैं उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने भी कुछ कम सोर्सेज ही पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ऐसी नहीं पढ़ी हैं। तो अगर आप सोर्सेज अपने रिस्ट्रिक्ट करें, उन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़ें, उन्हीं को आप बहुत अच्छे से याद करें, उन्हीं को रिवाइज करें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। अगर आपने बहुत सारे सोर्सेज पढ़ ली हैं, जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि मैं एग्जैक्टली लिखूँ क्या या क्या पढ़ूँ। तो मुझे लगता है कि अपने सोर्सेज आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो मेजर होते हैं, जैसे NCERTs है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी हमारे जो एसे का पेपर होता है मेंस में। ऐसे की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, और अगर आपको एक आइडिया आ जाए कि एक प्रॉपर ऐसे कैसे लिखना है, आपके मेंस के मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो ऐसे के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, आप प्रैक्टिस करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए कि कौन से टॉपिक्स जनरली पूछे जाते हैं। जैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आधे क्वेश्चंस फिलोसफिकल होते हैं, कुछ कोटेशंस दिए जाते हैं, और आधे कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इन कॉमन टॉपिक्स पे अपने अपने थोड़े नोट्स बना सकते हैं, कहीं आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे वो आपको कोई भी ऐसे आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे विमेन के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, एजुकेशन हो, ग्लोबलाइजेशन हो, मीडिया के ऊपर हो, डेमोक्रेसी हो। ये चीज़ें, ये जो कीवर्ड्स होते हैं काफ़ी बार ऐसे टॉपिक्स में पाए जाते हैं। तो अगर इसके बारे में आपने थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, और तो आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। साथ में ऐसे में मुझे ये लगता है कि हमेशा से आपको हर ऐसे में एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप शुरू में कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई एनेक्डोट बता सकते हैं। उससे एग्जामिनर का स्टार्ट ही जब वो चेक करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद आप हिस्ट्री इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जो भी आपको डायमेंशंस कवर करने हैं। डायमेंशंस भी आप ऐसे वास्ट रखिए कि उन्हें लगे कि आपका पर्सपेक्टिव बहुत वाइड है, जैसे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, सोशल हो, इंटरनेशनल हो, एथिकल हो। ये सारे एस्पेक्ट्स आप कवर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में भी बात कर सकते हैं और वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर आप अपना ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे के लिए मुझे यही लगता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें चेक करवा सकते हैं, और मॉक पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे ऐसे की बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। अगर मुझसे जैसे अगर पूछा जाए कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन में, तो मैं ये बोलूँगी कि इमीडिएटली आंसर राइटिंग मत स्टार्ट करिए। जब भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है या आपने कोचिंग ली है या जो भी है, जब आपका एक मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द सिलेबस कवर हो चुका हो, जब आपको आइडिया लग चुका हो कि ये चीज़ें हैं, तब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपने पढ़ा नहीं है, आप आंसर राइटिंग अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छे आंसर्स आप शायद ना लिख पाएँ और आप उल्टा डिसअपॉइंटेड हो जाएं। तो इससे अच्छा है जब आपको एक आइडिया लग जाए सिलेबस के बारे में, तब आप आंसर राइटिंग करें। तब आपको समझ भी आएगा कि कौन सी मिस्टेक्स हैं, मैं उनको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और आंसर राइटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप उनको चेक करवाएं, जिससे आपको परफॉर्मेंस के बारे में पता चले, और एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखिए। दूसरी बात, आंसर राइटिंग में काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स हर आंसर में बनाने चाहिए या क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से आंसर करना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता है कि डायग्राम्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कुछ लोग वैसे करते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि कुछ चीज़ों में ही आप डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे बहुत ज़्यादा डायग्राम्स नहीं बनाए थे मेंस के एग्ज़ाम में। मोस्टली जो मैंने डायग्राम्स बनाए थे वो ज्योग्राफी के पेपर में था, जैसे कोई फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो, या एथिक्स के पेपर में कुछ फ्लो चार्ट के थ्रू हमें कुछ डिपिक्ट करना हो, या ऐसे में अगर कुछ इंडिया का मैप बनाना हो। बट ज़्यादा डायग्राम्स भी ऐसे नेसेसरी नहीं होते हैं। दूसरी बात, आंसर राइटिंग में ये भी लोग पूछते हैं कि हमें क्या पैराज में लिखना चाहिए या पॉइंट्स में लिखना चाहिए।
तो मैं ये बोलूँगी कि मुझे लगता है जीएस पेपर्स में हमें पॉइंट्स में ही लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी काफ़ी कम होती है आंसर्स के लिए, और एग्जामिनर्स को इतने सारे पेपर्स चेक करने होते हैं। तो अगर सीधे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा गया हो तो उन्हें भी ईजी होता है चेक करने में। उन्हें लगता है कि ठीक है, जो भी कैंडिडेट है उसने टू द पॉइंट लिखा है, तो वो मार्क्स भी दे देता है। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शनल की बात करें तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा पॉइंट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो थोड़े सब्जेक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, हिस्ट्री हो। मुझे लगता है ऑप्शनल के आंसर्स में आप पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि ऑनलाइन सोर्सेज मैंने यूज़ करे हैं या नहीं, तो मैंने आज सच ऑनलाइन सोर्सेज तो नहीं यूज़ करे थे। मैंने बेसिक बुक्स ही पढ़ी है और नोट्स से ही पढ़ा है। लेकिन जैसे सबको पता है कोविड-19 पैंडमिक आ गया था और काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो मैं उन कैंडिडेट्स को यही बोलूँगी कि आप ऑनलाइन सोर्सेज भी रेफ़र कर सकते हैं। जैसे मुझे पता चला है कि काफ़ी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस होती हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे नोट्स मिलते हैं, हैंडआउट्स मिलते हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं।